नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायलॉग में। आज बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं। आर्टिकल 43 हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे। 43A एंड 43B। बेसिकली 43 बात करता है लिविंग वेजेस के बारे में। 43A की बात करें जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स होते हैं मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, तो उसके बारे में बात करता है। और 43B की बात करें, ये 43A बात करता है। 43B की बात करें प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करते हैं। ओके, नाउ कम टू आर्टिकल 43। 43 लिविंग वेजेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बात करता है ये आर्टिकल 43। सो आर्टिकल 43 की अगर बात करें तो आर्टिकल 43 बात करता है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी अदर वे टू ऑल वर्कर्स। देखिए, ये स्टेट का ये दायित्व बनता है, ये पॉलिसी बना सकती है, कोई कानून बना सकता है। किस चीज़ के लिए? जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, कौन से वर्कर्स का बात यहाँ पर किया गया है? जो वर्कर्स एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर अदरवाइज़ किसी भी चीज़ में वो काम कर रहे हैं, उनके लिविंग जो वेज है या फिर कंडीशन है उनका काम करने का, वो डिसेंट स्टैंडर्ड वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर यानी कि जो स्टेट है अपने तरफ से प्रयास करेगी कि कोई कानून के द्वारा या फिर कोई पॉलिसी के द्वारा उसको एक डिसेंट स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके। एंड द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ लीजर, उनका यानी कि ऐसा नहीं है कि वो दिन भर काम ही कर रहा है, ओवर टाइम भी काम कर रहा है। सो एंड द सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इन पार्टिकुलर द स्टेट शैल इंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एंड इंडिविजुअल कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। अब जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो ये क्या होता है? लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको बढ़ावा दिया जाता है आजकल बहुत ज़्यादा, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होते हैं। सो लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो बिजनेस होते हैं, जो कि ऑन्ड होते हैं, ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल होता है या कि फैमिली के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, छोटे बिजनेसेस। ओके, लघु उद्योग जिसको बोलते हैं। तो इसको भी हमारे जो पीएम उसको ही प्रमोट करते हैं, कई बार आप सुनते हो। तो ये एक पॉलिसी होता है, गवर्नमेंट इसको एज अ पॉलिसी या फिर एज अ लॉ उसको मतलब उसको लेजिस्लेट करके भी उसको प्रमोट कर सकता है। अब जैसे वेजेस की अगर बात करें तो वेज की अगर बात करें तो मिनिमम वेजेज एक्ट है एक, जो कि सुनिश्चित करता है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनका वेजेज एटलीस्ट उससे कम वेज ना मिले। मिनिमम वेजेज ये सिक्योर करता है कि कम से कम इतना मिलना चाहिए। हर स्टेट का अलग अलग मिनिमम वेजेज स्टैंडर्ड सेट है। ओके, नाउ कम टू आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A क्या बात करता है? सो आर्टिकल 43A की बात करें तो आर्टिकल 43A क्या बात करता है? देखिए, सो आर्टिकल 43A बात करता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। एज यू नो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की अगर बात करें। बिकॉज इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी क्यों होता है? क्योंकि जो वर्कर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनका एक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। अब मैनेजमेंट इंडस्ट्री जैसे कि पार्टिसिपेशन, जैसे कि अब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहा है, जैसे कि अब बात अगर किया जाए इसका, जैसे बात करते हैं तो ये एक तरीके से क्या होता है, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं पार्टिसिपेशन चाहे डायरेक्ट हो सकता है चाहे तो इनडायरेक्ट हो सकता है। देखिए, वर्कर जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका पार्टिसिपेशन चाहे तो डायरेक्ट हो सकता है या सेकंड केस इनडायरेक्ट हो सकता है। लेकिन ये जो हायरार्की जो एक तरीके से फॉलो होता है 43A के अंदर जो बताया गया है, ये प्रोसेस मैनेजमेंट में होता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है जो कि बेसिकली अगर बात किया जाए, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज, जो कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। सो द स्टेट शैल टेक स्टेप्स, ओके, बाय सुटेबल लेजिस्लेशन, कोई कानून बना कर ले या फिर कोई पॉलिसी बना कर ले, ताकि उनका राइट को एक तरीके से सुनिश्चित किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग और एस्टेब्लिशमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन एनी इंडस्ट्री। तो सबसे पहले ये बात है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री में, जो भी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है उसको मैनेज करने में। क्योंकि वर्कर का पार्टिसिपेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वर्कर्स का जो आइडिया होता है, उनका जो ओपिनियंस होते हैं, वो बहुत यूजफुल होता है। और एक डेमोक्रेटिक मैनर में इससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ का जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो और अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप सुना होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, तो इस पे भी काम करता है, जिसमें वर्कर का ओपिनियन लिया जाता है। जो बड़े बड़े स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनका एक तरीके से ओपिनियन लिया जाता है। तो पार्टिसिपेशन एक तरीके से इम्प्लाइज करता है कि उनका जो
एक तरीके से स्कोप है, और फिर उनका जो इन्फ्लुएंस है जो वर्कर्स का, वो एक तरीके से डेमोक्रेटिक वे में होता है, और इनका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर को एक तरीके से बढ़ावा देता है, डिसीजन मेकिंग पावर को, और वो अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, और वो जिस तरीके से जिस पार्टिकुलर फील्ड में स्किल्ड है वो अपने अपने तरीके से अपने चीज़ों को, ओपिनियन को रख पाते हैं। तो ये एक 43A सुनिश्चित करता है, प्रोटेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है उसमें जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि ये एक तरीके से वहाँ पर कि वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं करता है, उसकी चीज़ों, उसकी बातों को नहीं सुनता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ये बेसिकली अगर बात करें कुछ इसके ऑब्जेक्टिव को लेकर, तो ये क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री की अगर बात करें, जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर होता है, जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होता है, सॉरी, सो यहाँ पर इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एक तरीके से वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, डेमोक्रेटिक वे में उनका ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो इंडस्ट्री है वो चल रहा है, और ये प्रमोट कर रहा है एक तरीके से वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में तालमेल बना रहा है। ओके ओके, सो आर्टिकल 43A ये हो गया। नाउ कम टू 43B। अगर 43B की बात करें तो 43B क्या बात करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। व्हाट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी? जो कि मिलकर एक सोसाइटी चलता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया, द स्टेट शैल इंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरली फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग या डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक टाइप ऑफ वॉलंटियर एसोसिएशन होता है। क्या होता है? एक तरीके से वॉलंटियर एसोसिएशन। और जैसे कि आर्टिकल 19 में भी बात किया गया कोऑपरेटिव फॉर्मेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात किया है, राइट टू फॉर्म, ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता भी है। 43B प्रोवाइड करता है फॉर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बेसिकली। सो इसका प्रमोशन के लिए ये एक तरीके से, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को और अच्छे से समझा जाए तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि इंडिया में लिस्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर बात करें इंडिया में, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो आपके पास अमूल ही है। अमूल जो है एक बहुत ही बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया में है, और इंडिया इज़ द बेस्ट, और इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क, एज यू नो। ओके, एंड दिस वाज द अचीवमेंट ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। जो वाइट रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ आया, उसका ही एक तरीके से ये रिजल्ट है। और जैसे अमूल है, अमूल इज़ अ लाइक इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, एक तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है, समझ गए। अगर बात करें आगे, अगर जैसे आपने नाम सुना होगा इंडियन कॉफ़ी हाउस का, इंडियन कॉफ़ी हाउस, ये क्या है? सो इंडियन कॉफ़ी हाउस की अगर बात करें तो इट इज़ रन बाय द सीरीज ऑफ वर्कर्स, नॉट वर्कर्स, सीरीज ऑफ वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, सीरीज ऑफ वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटी से रन किया जाता है, और एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट है। तो आप बोलोगे कि ये सब क्यों बता रहे हो आप? तो देखिए, ये आर्टिकल 43B जो बात करता है प्रमोशन, इसको प्रमोट भी किया जाता है। सो द आइडिया ऑफ कॉफ़ी हाउस वाज फॉर्म्ड सिंस द नेटिव इंडियंस वर नॉट अलाउड इनटू द कॉफ़ी हाउसेज ऑन दैट टाइम ड्यू टू द ब्रिटिश एरा, जब यूरोपियन का हमारे ऊपर कब्जा था। तो उस समय ये बना था, और उसको एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको एक तरीके से सपोर्ट किया गया था। और बहुत सारे इंडियन कॉफ़ी हाउस का चेन देख लोगे आप बहुत सारे सिटीज़ में इंडिया में। ओके, सो बाय 1940s देयर वाज अ 50 कॉफ़ी हाउस अक्रॉस द कंट्री। ओके, आप कोलकाता में जाइएगा, आप दिल्ली में जाइएगा, हर जगह कॉफ़ी हाउस है। ओके, सो अगर बात करें नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, इफ़को, नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा है ये, बहुत ही बड़ा है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेशन, ये बहुत बड़ा है। सो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है इफ़को का? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में है इसका हेड क्वार्टर। द हेड क्वार्टर ऑफ इफ़को इज़ इन न्यू दिल्ली। ओके, ये कब फाउंड हुआ था? ये 3 नवंबर 1967 को फाउंड हुआ था, याद रखिएगा। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर, तो मैंने पढ़ा था। सो इफ़को एक तरीके से इंडिया का लार्जेस्ट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर है, और एक तरीके से रीच करता है अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 50 मिलियंस इंडियन फार्मर्स को। ओके, अराउंड 35,000 मेंबर हैं इनके कोऑपरेटिव सोसाइटी में, 35,000 से भी ज़्यादा मेंबर हैं इसके। सोचिए कि ऐसे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे यहाँ है, और जिसको प्रमोट करना पर एक तरीके से गवर्नमेंट का, ये स्टेट का एक दायित्व बनता है। ओके,
आई थिंक आर्टिकल 43, 43A, 43B खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच।